हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया था। भाई, सबसे पहले हमने ये रिवीजन कराया था। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर तरीके से सेक्शन 56 में। चलो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 57, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। यदि कोई भी पर्सन है, क्या करता है, फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, किसी भी शेयर सर्टिफिकेट को भाई अपने नाम करता है या जो भी कहो। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली वो ओनर बनता है, तो उस केस में या कंपनी में इंटरेस्ट जमाने की कोशिश करता है। तो ये बताए थे सेक्शन 57 में। ठीक है, चलो। और इसमें फ्रॉड का सेक्शन 447 तो लगेगा ही लगेगा। भाई, आप चाहे कंपनी लॉ पढ़े, ठीक है, चाहे आप अदर लॉ पढ़े, अगर वहां पे फ्रॉड का केस आता है तो सेक्शन 447 लग जाएगा। चलो, आगे हमने बताया था सेक्शन 58 बेटा। इसमें क्या है कि आप कंपनी में क्या, कंपनी को कहते हैं कि भाई हमारा शेयर सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफर करना है, लेकिन कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर करने से, रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर देती है। तो इस केस में आप क्या करोगे, हमने बताया था भाई पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में आपका ट्रांसफर भाई विदाउट शेयर होल्डर्स, मतलब जब तक आपके सारे मेंबर्स अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। चलो, याद रखना कितने दिन में क्या पूरा बेटा डेट वाइज सब कुछ अच्छे से समझाए थे। अगर आप क्या करते हो, कंट्रावेंशन करते हो, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। जेल भी होगा 1 साल की और मैक्सिमम 3 इयर्स की, और फाइन 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। चलो, ये देखो समरी है बेटा। जब कंपनी क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है, किस चीज से रिफ्यूज बेटा, मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने से रिफ्यूज करती है, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजन। कंपनी क्या करेगी, सेंड कर देगी कि भाई किसको, जिस भी मेंबर के पास ये शेयर है, होल्ड कर रखे हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास क्या होगा बेटा, शेयर होगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा। ये कंपनी को भेज रखे हैं कि हमारे शेयर किसी और को ट्रांसफर करना है। कंपनी क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। तो उसके लिए क्या करेगी, कंपनी नोटिस भेजेगी। ये देखो, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विथ रीजन के साथ। ओके, चलो। पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है बेटा, कैन नॉट रिफ्यूज विदाउट सफिशियंट कॉज, मतलब जब तक इनके पास कोई सफिशियंट कारण नहीं होगा कंपनी के पास, तब तक इस केस में रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर सर्टिफिकेट। क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में शेयर को मतलब कि फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चलो। अब अपील टू ट्रिब्यूनल, अपील टू ट्रिब्यूनल क्या होगा बेटा, भाई 30 डेज एंड 60 डेज का हमने टाइम लिमिट बताया था, क्या क्या केस बताया था। फिर उसके बाद इसमें क्या है बेटा, इनकेस पब्लिक कंपनी के केस में आप क्या कर देते हो, भाई रिफ्यूज कर देता है कोई कंपनी ट्रांसफर करने में, तो उस केस में भाई 60 डेज 90 डेज में आपको क्या करना होगा, अपील करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। चलो, ओके बेटा। आगे क्या है, ट्रिब्यूनल विल आइदर डिसमिस अपील आर आर्डर, या तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आपके अपील को डिसमिस कर देगा, या फिर दो केस है। ट्रांसफर विद इन 10 डेज, वो कंपनी से बोलेगा कि 10 दिन के अंदर अंदर ये शेयर ट्रांसफर कर देना। ठीक है, शेयर होल्डर का ऑर्डर है, ऑर्डर फॉलो करो, ट्रांसफरी को ट्रांसफर करो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, अगर किसी भी प्रकार में प्रॉब्लम्स है, भाई रेक्टिफिकेशन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि भाई गलत है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए दे सकता है कौन, ट्रिब्यूनल बेटा। इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, फाइन एंड इम्प्रिजमेंट लग जाएगा। चलो, देखो बेटा, इसमें दो क्या दे रखे हैं आपके, मतलब एक एमसीक्यू दे रखा है, इलिस्ट्रेशन ट्रू एंड फॉल का। कह रहा नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर,
मतलब कंपनी, देखो बेटा ये क्या है, कंपनी है, ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर क्या करता है कि हमारा शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है किसी भी पर्सन को, कंपनी के पास ये ट्रांसफर कर देगा। ओके बेटा, ट्रांसफर कर दिया। कितने दिन में ट्रांसफर करेगा? हमने बताया था कि भाई 60 डेज में आपको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, चलो, ये डेट वगैरह हमने यहाँ सारा सब कुछ आपको बताए थे। ठीक। कहाँ गया भाई 60 डेज? ये है बेटा, देखो, 30 days from the receipt of notice and 60 days from the date of which the instrument are transfer with the intimation of transmission was delivered to the company in case no notice has been sent by the company। ठीक है, चलो आगे देखो। कहाँ गया हमारा एमसीक्यू? ये है, कह रहा है नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय प्राइवेट कंपनी शैल बी सेंड ओनली टू द ट्रांसफरी विद इन 30 डेज स्टेटिंग रीजन ऑफ रिफ्यूजल देयर इन। तो अब ये 30 दिन में दे रहा है बेटा। तो अब देखो ये क्या है, फॉल्स है। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल शैल बी गिवन टू बोथ द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर। क्यों? क्योंकि ये केवल ट्रांसफरी को दे रहा है, ठीक है ना, ओनली टू ट्रांसफरी। ठीक है भाई, दोनों को दिया जाएगा, तो ये फॉल्स है। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ अ मेंबर्स। ठीक है। हाँ चलो बेटा, तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया सेक्शन, सेक्शन 59 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कीप द रजिस्टर्ड। कंपनी की ड्यूटी है कि भाई क्या करा जाए, रजिस्टर को मेंटेन करके रखा जाए। अब रजिस्टर में अब क्या होता है बेटा, जैसे कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो, यू आर अ शेयर होल्डर। ठीक है। अब आप शेयर होल्डर बन जाओगे। अब कैसे पता चलेगा आप शेयर होल्डर हो भाई? आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। ठीक है। कौन लिखेगा? कंपनी लिखेगी भाई। कंपनी रजिस्टर्ड मेंटेन करती है, रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। क्या बोला जाता है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। इट मींस आप चाहे शेयर होल्डर्स हो, रजिस्टर्ड ऑफ अ शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड ऑफ अ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर्ड ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, हर एक चीज के रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स हमने ऊपर बताया था बेटा, जब स्वीट इक्विटी शेयर पढ़ाया था तो हमने ये बताया था बेटा कि आपको जब स्वीट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो कोई भी शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप शेयर होल्डर हो कंपनी का, तो आपका नाम रजिस्टर्ड में मेंशन होगा। ठीक है। अब सपोज आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका शेयर सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है ना, अप टू डेट सो ऑन एज विल गिवन एज टू गिवन गिव एट ऑल टाइम्स द accurate and correct position at the at to sorry as to particulars of the shareholding, because if a person's name appears in the register of a member he is presumed to be the shareholder। हमने बताया था बेटा कि शेयर होल्डर का नाम अगर रजिस्टर में लिखा है बेटा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मेंबर कहलाएगा। प्रेज्यूम टू द शेयर होल्डर आर मेंबर इवन इफ इन फैक्ट ही इज नॉट सो करेंटली। भले वो करंट में ना हो, अगर रजिस्टर में उसका नाम लिखा है तो फिर भी वो मेंबर या शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है। इफ अ पर्सन नेम इज absent फ्रॉम द रजिस्टर्ड अपेरेंटली ही इज नॉट अ मेंबर। यदि रजिस्टर में मेंबर का नाम नहीं लिखा बेटा तो मेंबर नहीं है, सिंपल सी बात है। कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम है तो आप शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, अगर नहीं है फिर आप नहीं हो। सिंपल सी बात है बेटा। चलो, although he may have done everything to entitle him to become one। मतलब फिर आप देखो क्या होता है बेटा, ये सारा सब कुछ भाई, इसको ये पैसा दे दिया, ये अपना शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या नहीं दिया बेटा, बताओ, इंस्ट्रूमेंट नहीं ट्रांसफर किया। शेयर सर्टिफिकेट इससे ट्रांसफर कराने के लिए कंपनी को भेजना चाहिए। कंपनी यहाँ पे अपने रजिस्टर में नाम चेंज करेगी, इसका नाम काटेगी, मान लो ए है, ए का नाम काट के
किसका नाम लिखा जाएगा बेटा? बी का नाम लिखा जाएगा। जब इस रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर में बी का नाम लिख जाएगा बेटा, तभी ये कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर बनेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं बनेगा। सेक्शन 59, इंटरेस्ट राइट टू अपील विद एग्रीव्ड पर्सन अपार्ट फ्रॉम वेस्टिंग पावर इन ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। देखो बेटा, आपका कभी कभी क्या होता है, रजिस्टर्ड में नाम गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास राइट टू अपील करने का है, ठीक है? आपने किसी कंपनी में शेयर लिया और आपका नाम भाई कुछ है और किसी और ने लिया, लेकिन भाई नंबर ऑफ शेयर क्या हो चुके हैं भाई। कभी कभी होता नहीं है कि एक ही नाम के दो बंदे हैं भाई, आपका पैसा उसके बैंक अकाउंट में, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इस केस में कोई भी चीज आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्रीव्ड पार्टी हो, आप क्या करो, सीधा जाकर के अपील करो और आपका भाई क्या होगा, वहां पे रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। ओके चलो, एग्रीव्ड पर्सन के बारे में समझ में आया बेटा। एग्रीव्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो पर्सन के साथ अन्याय होता है, ठीक है? चलो, अपील्ड, सॉरी, अपील बाय एग्रीव्ड पर्सन, भाई अग्रीव्ड पर्सन ही करेगा, जिसका भाई आपने किसी कंपनी, आप शेयर होल्डर हो, किसी कंपनी में आपने शेयर ले रखा है, आपका नाम भाई क्या है, ABC, जो भी, और आपके कंपनी के रजिस्टर्ड होल्डर मतलब से रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में आपका नाम लिखा है AB केवल, भाई गलत है ना? अगर आप बाद में अपने शेयर बेचने जाओगे, शेयर सर्टिफिकेट भाई आपका नाम ये है, आपके नाम शेयर सर्टिफिकेट ऐसे बना हुआ है, तो आप एग्रीव्ड पार्टी हो, ठीक है? आपके पास पावर है, अपील करो कि हमारा नाम चेंज किया जाए। एन एग्रीव्ड पर्सन मेंबर ऑफ अ कंपनी, क्या बेटा, जो कंपनी का मेंबर होगा, आर अ कंपनी में अपील टू ट्रिब्यूनल आर टू द कंपिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन मेंबर ऑफ अ डिबेंचर होल्डर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडियन। मतलब क्या होता है बेटा, इंडिया के मेंबर ही केवल हमारे कंपनी के शेयर नहीं होल्ड कर सकते, भाई फॉरेन के बंदे भी होल्ड करते हैं। आपको पता है आज के टाइम में क्या होता है भाई, फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आती है कि नहीं आती, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं बेटा। तो कोई भी हो, चाहे इंडिया को हो चाहे फॉरेन का बंदा हो, क्या है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड इफ विदाउट सफिशियंट कॉज, क्या है बेटा, आपका नाम गलत है, ठीक है, रजिस्टर्ड में बिना किसी कारण के, तो क्या होगा भाई, कम आप आपका नाम क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी आर द नेम ऑफ अ पर्सन इज ओमिटेड, भाई क्या हो जाता है, आफ्टर हैविंग बीन इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड, इफ अ डिफॉल्ट इज मेड और अननेसेसरी डिले take place in entering the registered, the fact of any person having become the ceased to be a member। तीन केसेस हो सकते हैं भाई, इनसफिशियंट केस की वजह से, ठीक है, काज, कारण है ये, रीजन, इन की वजह से आपके नेम में क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, को आप रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर के जो कंपनी का है, आपकी जगह पे किसी और का नाम लिख दिया गया है। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज ओमिटेड हैविंग बीन इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड, मतलब भूल गए हैं आफ्टर हैविंग बीन इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड। क्या होता है भाई, कुछ दिन क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो तो उसी दिन नहीं चढ़ाया जाता, एक दो दिन का टाइम होता है, उस टाइम के बाद आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा केस भाई, इफ एंड डिफॉल्ट इज मेड आर अननेसेसरी डिले टेक प्लेस इन एंटरिंग इन द रजिस्टर्ड, तो इन सब केसेस में आपके नाम भाई रजिस्टर्ड में क्या रहेगा, एरर रहेगा, ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके चलो, अब आगे देखो क्या कह रहा है, आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल का मतलब सेक्शन सब सेक्शन 2, मतलब ट्रिब्यूनल में आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज टू द अपील, मतलब क्या है बेटा, आपका नाम रजिस्टर में गलत है, आपने क्या किया, ट्रिब्यूनल को क्या दे दिया बेटा, नोटिस दे दिया कि रेक्टिफिकेशन करो, रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कि
ट्रिब्यूनल में आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज टू द अपील आइदर डिसमिस द अपील। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा बेटा, या तो डिसमिस कर देगा या फिर आर्डर दे देगा कि भाई उसका नाम रजिस्टर में लिखो, क्यों नहीं लिखा गया भाई, क्यों गलत लिखे हो, ऐसा जो भी चीज है। ठीक है, चलो ए पॉइंट बी पॉइंट। डायरेक्ट दैट द रजिस्टर आर ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ आर्डर। मतलब कि जैसे ट्रिब्यूनल क्या आर्डर देगी, मतलब देखो क्या होता है, आपने किसी कंपनी में शेयर ले रखे हैं, ठीक है ना, आप शेयर होल्डर हो, और आप इस कंपनी का एक शेयर क्या होगा, रजिस्टर्ड मेंबर होगा, मतलब कि रजिस्टर्ड होगा, जिसमें रजिस्टर्ड के अंदर आपका नाम लिखा होगा बेटा। अब आपका नाम यहाँ पे क्या है भाई, इरर है, आपको जो भी शेयर सर्टिफिकेट मिला है आपका नाम कुछ अलग है। तो इस केस में आप क्या कहते हो बेटा कंपनी को कि हमारा नेम चेंज कर दो, इरर है भाई, जो भी है रेक्टिफिकेशन कर दो। लेकिन कंपनी नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर दोगे किसको, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ये सारी हेयरिंग सुनने के बाद चाहे तो वो डिसमिस कर सकता है, भाई आप ही फ्रॉड कर रहे हो या जो भी चीज है, ओके कंपनी सही कर रही है, या फिर ऑर्डर दे सकता है। अगर कंपनी को ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिया बेटा, तो कंपनी 10 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है ना। ये देखो ट्रांसफर कह रहा है, डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड। भाई जो भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन था, उस ट्रांसमिशन के केस में उसका रजिस्टर्ड किया जाएगा बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। मतलब क्या है बेटा, ये इस पॉइंट को समझो अच्छे से। आपके पास किसी कंपनी का क्या है, शेयर सर्टिफिकेट है। अब इस शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा है भाई ABC, ठीक है, ओके, आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है। अब आप क्या कर रहे हो, अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफर ये कर रहे हो, या फिर इसकी डेथ हो गई है, इसकी डेथ के केस में ट्रांसमिशन होगा इसके लीगल हायर को, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के केस आता है, तो आप अपना शेयर किसको देते हो भाई, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देते हो, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है सारा सब कुछ देते हो। कंपनी क्या करती है, कहती है भाई आपका नाम क्या है, गलत है, आपका शेयर सर्टिफिकेट सही नहीं है, आप वो सही बंदे नहीं हो। तो भाई हमने गलत किया, आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है कंपनी, आप गलत कर दिए होगे, इसे रेक्टिफाई करके ट्रांसफर कर दो हम जिसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कंपनी नहीं करती तो हम किसके पास जाएंगे बेटा, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ट्रिब्यूनल सारा केस सब कुछ सुनेगा, या अगर अगर उसको लगेगा भाई कंपनी सही कर रही है तो डिसमिस कर देगा। अगर कंपनी गलत कर रही है तो ऑर्डर देगी कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर जो ये शेयर होल्डर चाह रहा है, ट्रांसफर करना चाह रहा है, ट्रांसफर करो, नाम चेंज करके जो भी रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है। या फिर ट्रांसमिशन के केस में, तो ट्रांसमिशन के केस में भी उनके लीगल हायर को सारा सब कुछ ट्रांसफर करो। चलो बी के केस में क्या है बेटा, देखो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। मतलब आप अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। भाई आप देखें कि आपका शेयर सर्टिफिकेट में ये नाम है और आपका कुछ और नाम है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगा आगे चल के, जब आप अपना शेयर सोल्ड करोगे जो भी करोगे। तो अब आप क्या करते हो, जाकर के कंपनी के पास चेंज करने की बात करते हो, लेकिन कंपनी चेंज नहीं करती है, तो आप किसके पास जाते हो, ट्रिब्यूनल के पास जाते हो। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपोजिटरी। डिपोजिटरी को ऑर्डर देगा कि इसके रिकॉर्ड को रेक्टिफिकेशन करो, और द रजिस्टर, या फिर रजिस्टर में, एंड इन द लेटर केस डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस, ठीक है, इफ एनी सस्टेन्ड बाय द पार्टी एग्रीव्ड। और कंपनी को क्या किया जाएगा भाई, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि अब तक इसको जितना भी क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको पे करो। आई होप बेटा समझ में आया होगा सबसेक्शन 2। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं बेटा, ठीक है, अच्छे से समझना। एग्जाम्पल नंबर देखो दे रखा है 17, रीड कर लो बेटा, ये देखो समझ आ रहा है। After hearing both parties of appeal over removal of name of applicant from register of member without sufficient cause, tribunal pass an order to reinstate the name in register with payment of damages to holder as well as cost of litigation. Company has to pay damages as ordered apart from rectification of the register. बेटा बताओ समझ आया कि नहीं एग्जाम्पल। Yes.
चलो देखो, आफ्टर हेयरिंग बोथ पार्टीज ऑफ अपील ओवर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर ऑफ अ मेंबर विदाउट सफिशिएंट कॉज, ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर टू क्या करेगा, रीइंस्टेट द नेम, मतलब कि उसका नेम लिखो फिर से, या फिर क्या कर सकता है, विदाउट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू होल्डर एज वेल एज कास्ट ऑफ लिटिगेशन। हाँ तो देखो बेटा, क्या करेगा, ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर, ऑर्डर देगी क्या, किसके लिए, टू री इनस्टेट द नेम, उसका नेम लिखा जाए फिर से रजिस्टर में, विद पेमेंट टू डैमेज, और उसे जो भी डैमेज होगा पे करो, टू होल्डर एज वेल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, मतलब वो इतना परेशान हुआ, ट्रिब्यूनल के पास गया, ये सारा सब कुछ इसमें कॉस्ट राइज होता है ना, तो उस कास्ट को भी पे करो। कंपनी हैज टू पे डैमेजेस एज ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर। चलो, अब क्या है, राइट्स ऑफ होल्डर इन प्रोटेक्टेड, सबसेक्शन 3। चलो सबसेक्शन 3 देखते हैं, छोटा से है। सबसेक्शन 3 प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज फर्दर, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच सिक्योरिटीज शैल बी इंटाइटल टू वोटिंग राइट्स। देखो बेटा, आपके पास क्या है, शेयर्स है, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स आते हैं, हमने बताया है कि बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसेक्शन 3 कहता है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ होल्डर ऑफ अ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज फर्दर, जब आप क्या करते हो, अपने शेयर को किसी को ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच सिक्योरिटी शैल बी इंटाइटल, और जो पर्सन इसे एक्वायर करता है, उस पर्सन को क्या मिलता है बेटा, वो सारे राइट्स मिलते हैं जो राइट्स आपके इनिशियल शेयर होल्डर को मिलता था, ठीक है। चलो, unless the voting right have been suspended by an order of the tribunal। ओके, चलो आगे सबसेक्शन 4 है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रावेंस सर्टेन एक्ट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब अभी तक जो भी डायरेक्शन ट्रिब्यूनल देता था, या फिर जो भी सर्टेन मतलब कि आपको सेक्शन सबसेक्शन बताए गए हैं, उनको आप कंट्रावेंशन करते हो ट्रांसफर करने के केस में, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या होगा, देखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, ट्रिब्यूनल में an application made by the depository या फिर depository recipient company, the holder of the securities or the securities and exchange board direct any company or a depository to set right to contravention and rectify its registered or records concerned where the transfer of securities is in contravention of any of the provision of the। देखो, आपको जब ये शेयर होगा बेटा, शेयर से डीलिंग होती है, तो केवल आप कंपनी लॉ को फॉलो करें ऐसा नहीं है, आप कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे, साथ में और कुछ बॉडीज है बेटा। बॉडीज का मतलब है वो रेगुलेटरी बॉडी होती है, क्या होती है बेटा, रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे कि आप अगर बैंक का काम करते हैं, तो आपको आरबीआई क्या करती है, एक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही आप कंपनी है, आपकी क्या है, कंपनी है बेटा, तो कंपनी लॉ को आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। साथ में कुछ बॉडी है, उन बॉडीज को भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना, 1956 के अकॉर्डिंग। फिर क्या है बेटा, आपकी कंपनी है, लिस्टेड होगा किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, नहीं लिस्टेड है फिर भी आप कंपनी हो, ठीक है, आपकी कंपनी में शेयर्स हैं, तो आपको सेबी के एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही पड़ेगा बेटा, ये तो अभी हमने बताया। अगर और कोई भी लॉ बनता है, ठीक है ना, तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलो आगे बेटा, ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61 से लेकर के 70 तक है। अब अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले ये बताओ बेटा, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये समझो शेयर कैपिटल क्या होता है, तब तो आप समझोगे अल्ट्रेशन। शेयर कैपिटल समझ लोगे तो अल्ट्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल को समझो क्या होता है। देखो बेटा, आपका शेयर कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी क्या में पैसा लगाया जाता है बेटा। ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा बेटा कि आपकी बैलेंस शीट होती है, क्या होती है बेटा, बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट में इधर साइड लायबिलिटीज होती हैं और इधर साइड आपके असेट्स होते हैं। यहां पे आपका शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, और इधर साइड आपकी और अदर लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, अदर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये जो शेयर है बेटा, शेयर्स, शेयर कैपिटल, इसकी बात की जा रही है। ठीक है ना। देखो, अब ये शेयर कैपिटल लगाता कौन है बेटा, भाई कंपनी के ओनर्स लगाते हैं, ओनर्स। ठीक है ना। आपके पास जो भी कैपिटल है वो आप लगा दिए। आपको सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना, आपके पॉकेट में जितना पैसा होगा वो लगा दोगे। पॉकेट के साथ साथ आपके पास जो भी फ्रेंड्स सर्कल में या फिर घर का जितना पैसा है वो लगा दोगे। तो ये देखो बेटा, ये क्या है, आपकी बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है। तो बिजनेस और आप हो, सपोज आप हो, ये हो, आपने बिजनेस में क्या लगाया बेटा, पैसा लगाया, पैसा लगाया। ठीक है, अब पैसा बेटा आपने बिजनेस में लगा दिया है, तो आप और आपका बिजनेस दोनों सेपरेट हो, क्या हो बेटा, दोनों सेपरेट हो। कहने का सिंपल मतलब है, आप इसको पैसा दिए हो, किसको बेटा, बिजनेस को। बिजनेस कहेगा हमारा मालिक है, हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल शो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बन रही है, बिजनेस की बन रही है, ना कि शेयर होल्डर की। ठीक है, ये किसी भी मतलब बिजनेसमैन की बैलेंस शीट नहीं है, किसकी है बेटा, बिजनेस की है। इस बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में अपने, वो आपका शेयर कैपिटल कहलाता है, सिंपल सा। और वो लायबिलिटी, एज ए लायबिलिटी समझो। ठीक है ना। बिजनेसमैन कहेगा कि हमको बिजनेसमैन पैसा दिया है, हमारी लायबिलिटी है। अब बिजनेसमैन को हमको क्या देना है, प्रॉफिट कमा के देना है। अगर बिजनेसमैन विड्रॉ करता है तो बिजनेस का क्या है, ये असेट है बेटा। आप जानते हो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए असेट होता है। ठीक है, जब आप बनाए होंगे ट्रायल बैलेंस वगैरह तो सारा सब कुछ आप कंफ्यूजन में आया होगा कि डेबिट साइड क्या शो करें, क्रेडिट साइड क्या शो करें। शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट का शो की जाती है। और आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो आपकी बिजनेस की असेट्स होती है, वो आपके डेबिट साइड शो की जाती है। आई होप आपका जो ये कंफ्यूजन बहुत दिनों से रहा होगा वो क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो। तो शेयर कैपिटल अब समझ में आया बेटा, आपके पास जितना पैसा है आपने बिजनेस में लगा दिया वो आपकी शेयर कैपिटल है। अब देखो बेटा, आप शेयर्स कैपिटल ऐसे आपके पॉकेट से लगा दो, इतने से नहीं हो जाता, बिजनेस में बहुत पैसा लगता है। तो आप क्या करोगे, पब्लिक से पैसा उठाओगे। क्या करोगे, पब्लिक से पैसा उठाओगे। कैसे उठाओगे बेटा, बताओ। अपने कंपनी की जो एक आपकी बिजनेस है, 100% ओनर ये बिजनेसमैन है। अब ये ओनरशिप आप लोगों को बांट देगा, कहेगा लाओ हमको कैपिटल दो भाई, और आपको हम ओनरशिप इतने परसेंट देते हैं। अगर हमारे कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आपको इतने परसेंट प्रॉफिट फिक्स मिलता रहेगा हर बार। ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, लोगों का पैसा है, शेयर कैपिटल क्या है, लोगों का पैसा है। या फिर आप डिबेंचर इशू करके से आप अपने कंपनी में क्या रेज कर सकते हो, कैपिटल को रेज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लोन वगैरह ले सकते हो। अदर करंट लायबिलिटी आपकी, जैसे कि आपके क्या हो सकते हैं, सप्लायर से आपने पैसा, भाई सप्लायर से आपने माल खरीद के लाया, उसको पैसा नहीं दिए, वो भी लायबिलिटी है आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल समझ में आ गया।
अब शेयर कैपिटल का अल्ट्रेशन कैसे होगा? अल्ट्रेशन समझो, मतलब कि आपके कंपनी में पैसे की कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, शेयर इशू करो और पैसा आए, ठीक है। ओके। अब सपोज आपकी कंपनी में पैसा ज्यादा हो चुका है, मतलब कैश का ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? लोगों को जो अपने शेयर दिए थे वो क्या कर लोगे? वापस ले लोगे और उसका कैपिटल रिटर्न कर दोगे, जिससे आपको क्या नहीं पे करना पड़ेगा? डिविडेंड, अपने कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लोगों को बांटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। ये बहुत तरीके हैं, आप शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो अल्ट्रेशन आप कहां पढ़ोगे? सेक्शन 61 से लेकर के 70 तक है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या क्या है बेटा? चलो देखो, सबसे पहले कह रहा है पावर टू लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 61। आप क्या कर सकते हो? राइट इशू कर सकते हो, सेक्शन 62। ये इससे अल्ट्रेशन अब कम ही नहीं करना भाई, आप ज्यादा करना चाहते हो तो फिर से आपको इशू करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कम करना चाहते हो तो आपको बाई बैक करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 68 में। रिडक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 66 में। बोनस इशू करना चाहते हो आप बिल्कुल इशू कर सकते हो, सेक्शन 63 में पढ़ेंगे। तो ये अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61, 62, 63, 66, 68, ये सारे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देख लो बेटा। आपके कंपनी में ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? आपकी कंपनी की जितनी टोटल वैल्यूएशन है जैसे कि सपोज आपकी कंपनी में असेट वगैरह सारा सब कुछ लगा बेटा, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू मान लो कितनी है? 1000 करोड़, ठीक है ना? 1000 करोड़। अब ये किसकी है? सपोज किसी एक या दो पर्सन की है, ठीक है ना? और ये 100% ओनर यही दो लोग हैं, ठीक है ना? अब बताओ, 100% ओनर है, लेकिन अब इनके पास ये सारा असेट, लैंड एंड बिल्डिंग सब कुछ मिला करके है, ठीक है ना? अब इनको क्या करना है? अपने कंपनी में और पैसा चाहिए, तो ये क्या करेंगे? कुछ ओनरशिप लोगों को दे देंगे, ठीक है। 1000 करोड़ की कंपनी में कुछ ओनरशिप लोगों को दे देंगे। क्या करेंगे? ये सिंपल है, अपने इस 1000 करोड़ को एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, ठीक है ना? कि अगर आपके पास ये छोटा सा टुकड़ा है तो आपके पास कंपनी का मान लो ये एक शेयर है, क्या है ये? शेयर है। अगर आपका कोई भी कंपनी में अब प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? जितना भी प्रॉफिट होगा, जिस प्रपोर्शनेट में आपने शेयर होल्ड किया होगा उस प्रपोर्शनेट में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है बेटा? जो कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। चलो, ये लिखा हुआ है बेटा, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 2 हमने जब स्टार्ट किया था क्लास, हमने बताया था बेटा कि आपका अगर किसी भी कंपनी में किसी, भाई सॉरी, लॉ में कोई को डिफाइन करना है, किसी भी मीनिंग को डिफाइन करने के लिए सेक्शन 2 आता है, ठीक है ना? चलो, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल को डिफाइन करने के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 डिफाइन करता है। द टर्म्स ऑथोराइज्ड कैपिटल आर नॉमिनल कैपिटल टू मीन सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। ये देखो बेटा, जो मेमोरेंडम में, मतलब आपकी कंपनी के कितनी वैल्यू बेटा, ये सारा सब कुछ ऑथोराइज करके मेमोरेंडम में डिस्क्लोज किया जाएगा। अब अ कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब 1000 करोड़ की शेयर कैपिटल होगा बेटा, ठीक है ना? अब आपने क्या किया है? लोगों को इशू कर दिया, इशू करने में कुछ पैसा उनसे मंगा लिया, ठीक है ना? तो उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। स्टेट दैट द टर्म्स कॉल्ड अप कैपिटल मीन सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ओके बेटा, तो ये दोनों डिफिनीशन आपको समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये आगे के जो सेक्शंस हैं उनको पढ़ने में डिफिनीशन बहुत काम आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 61। चलो।